Hello and very welcome, my dear students, to your own channel Psycho Dreamers. Today, we are going to start with the chapter number 2, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. हम इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं. अब तक हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 कर चुके हैं कंप्लीट. उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आज हमें करना है चैप्टर नंबर 2, जो कि अगेन बहुत अच्छे खासे वेटेज में आता है. 13 मार्क्स के अराउंड इसका वेटेज है और इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और ना ही हल्के में ले सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कई बार हर बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें, बट फोकस रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को कवर करने का. अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगी. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, दैट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ. तो मीनिंग ऑफ सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इज सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ. दैट इज सेल्फ. नेक्स्ट होता है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ. अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल्फ की? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है, सेल्फ डायनेमिक होती है और सेल्फ कंसिस्टेंट होती है. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्फ की. ऑर्गेनाइज्ड होती है, डायनेमिक होती है यानी कि चेंज हो सकती है, एंड कंसिस्टेंट होती है यानी कि सिमिलर रहती है अक्रॉस सिचुएशंस. नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सेल्फ. टाइप्स ऑफ सेल्फ में क्या होता है? पर्सनल सेल्फ है पहली, यानी कि वो एट्रीब्यूट्स किसी इंसान के जो कि उसे दूसरों से अलग बनाते हैं. और दूसरी है सोशल सेल्फ. वन इज पर्सनल सेल्फ एंड दूसरी है सोशल सेल्फ. सोशल सेल्फ को फेमिलियल सेल्फ भी कहते हैं और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं. ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी इंसान के जो कि लिंक करते हैं उसको किसी सोशल या कल्चरल ग्रुप से, या फिर किसी सोशल या कल्चरल ग्रुप से डिराइव्ड होते हैं. तो वो उसे हम बोलते हैं सोशल सेल्फ, जो कि उसे एक ग्रुप का हिस्सा बनाती है, और पर्सनल सेल्फ जो कि उसे एक इंसान बनाती है, एक इंडिविजुअल बनाती है. फिर है पर्सनल सेल्फ वर्सेस सोशल सेल्फ. आप देख सकते हो इस टेबल में किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. तो इसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना या आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो. फोकस करो इस पर. क्या है? पहला है एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले तो हमने जैसे चैप्टर 6 हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि तो हमें एक थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा इससे. हमने देखा था कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स होते हैं ABC. सिमिलरली यहाँ पर सेल्फ के एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं ABC क्या क्या है? अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव. सिमिलर टू दैट दोज कंपोनेंट्स ओनली. तो ये 3 है ABC एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ के. पहला है अफेक्टिव एस्पेक्ट, यानी कि रिलेटेड टू फीलिंग्स, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू जज योर सेल्फ, हाउ यू इवेलुएट योर सेल्फ. तो अपनी वैल्यू या वर्थ के बारे में आप क्या सोचते हो, वो है अफेक्टिव एस्पेक्ट, दैट इज सेल्फ एस्टीम. सेकेंड है बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो कि है सेल्फ रेगुलेशन, कि आप बिहेव कैसे करते हो, किस तरह से आप बिहेवियर शो करते हो अपने सेल्फ के रिगार्डिंग, यानी कि किस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हो अपने खुद के बिहेवियर को, किस तरह से मॉनिटर कर सकते हो अपने बिहेवियर को. जो सही है उसको बढ़ाना और जो खराब है उसको रेगुलेट करना या कंट्रोल करना. नेक्स्ट है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दैट इज द C कॉम्पोनेंट. कॉग्निटिव एस्पेक्ट दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आपका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से परसीव करते हो खुद को, और क्या आइडियाज़ अपने बारे में आप रखते हो, अपनी कॉम्पिटेंसीज के बारे में आप क्या सोचते हो, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या सोचते हो. दैट इज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ विच यू मस्ट नो, ओके, एंड यू मस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट है फिर कल्चर एंड सेल्फ. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कल्चर एंड सेल्फ में क्या है कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है सेल्फ का और जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसमें डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या मानता है कि सेल्फ और कल्चर जो है वो 2 डिफरेंट एंटाइटीज होती है, कि ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, और जो सेल्फ है, इंडिविजुअल है, वो अलग है. और इन दोनों के बीच में डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, कि बाउंड्रीज अलग अलग है, कि सेल्फ है उसकी नीड्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसका होना, उसका एग्जिस्टेंस एक यहाँ इस क्राइटेरिया तक है, और उसके आगे दूसरी क्राइटेरिया में आता है कल्चरल ग्रुप. और तीसरा है इसमें कि ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है. वहीं इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या देखा जाता है कि सेल्फ और ग्रुप जो होते हैं वो हार्मोनियस एग्जिस्टेंस में रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं साथ में. मतलब कि सेल्फ ग्रुप को अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है, और जो ग्रुप है वो सेल्फ को अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, और ये को एग्जिस्ट करते हैं साथ में हार्मोनियस तरीके से.
इनमें कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती हैं, आप नहीं बता सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव कि कहाँ पर सेल्फ खत्म होती है और कहाँ पे ग्रुप शुरू हो जाता है। हम दोनों मिले हुए होते हैं। इंडियन कल्चर कलेक्टिविस्टिक है, ये सबको एक साथ लेकर चलने में भरोसा रखता है। नेक्स्ट है फिर, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, सेल्फ एस्टीम और सारे आपके जो एस्पेक्ट्स है सेल्फ की। पहला है सेल्फ एस्टीम। इसमें क्या करते हो आप, इवेलुएटिव एस्पेक्ट है सेल्फ का। सेल्फ एस्टीम में आप खुद को कैसे, अपनी वैल्यू को जज कैसे करते हो, कैसे इवेलुएट करते हो, दैट इज सेल्फ एस्टीम। हाई और लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है। आप जैसे भी इवेलुएट करते हो, अच्छा मानते हो, बहुत अच्छा मानते हो तो हाई होगा, और अगर बहुत कम मानते हो, इवेलुएट करके जज करते हो, बहुत अपने आप को बहुत नीचा मानते हो तो लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सेल्फ रेगुलेशन में क्या है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स और गोल्स अपने लिए। आप रेगुलेट खुद को कैसे करते हो कि आप स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट करते हो, गोल सेट करते हो, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हो कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ और कहाँ पर मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे और आगे करना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे रोक देनी चाहिए, अपनी हैबिट्स वगैरह चीज़ें। देन सेल्फ इवेल्युएशन करते हो कि मैं पहले कैसा था, अब कैसा हो गया हूँ, क्या चेंजेस आए हैं, क्या सुधार आए हैं, क्या चीज़ें खराब हुई हैं, वो सारी चीज़ें इवेल्युएट करते हो खुद को। एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट, खुद को रीइंफोर्स भी करते हो अच्छी चीज़ों में बढ़ने के लिए आगे, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। फिर आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था अभी कि ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट है आपके सेल्फ का। बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में जो बिलीफ रखते हो, बिलीफ आपने पढ़ा हुआ है कि बिलीफ अपने आप में क्या होता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का। तो बिलीफ जो अपने बारे में रखते हो वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है सेल्फ का, सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, अपने बारे में आप किस तरह से खुद को डिस्क्राइब करते हो, किस तरह के बिलीव्स अपने बारे में आपके हैं कि मैं एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो बिलीव आप अपने बारे में रखते हो वो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर आती है सेल्फ एफिकेसी। नाउ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है अक्सर, तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, बिलीफ इन वंस कैपेबिलिटीज, ये मानना कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, दैट इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी हाई होगी अगर इंसान मानता है कि मेरी लाइफ का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में ही है। ठीक है, जो भी लाइफ में आउटकम्स आते हैं मेरी लाइफ में वो मेरी वजह से आते हैं, मेरे हाथ में है वो कंट्रोल करना उनको, बाहर किसी और सिचुएशंस के कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में है। इट अफेक्ट्स मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। देन इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटरडिपेंडेंट सेल्फ, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो इस टेबल के थ्रू। फिर आता है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। अब सेल्फ वाला जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट पार्ट चैप्टर का वो खत्म हो चुका है, अब हम आते हैं पर्सनैलिटी पर, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो अब मीनिंग क्या है पर्सनैलिटी का, रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक यूनिक एडजस्टमेंट पैटर्न्स होते हैं इसमें। देन कम्स अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को पढ़ने के लिए काफ़ी सारे अप्रोचेस हैं जो कई लोगों ने कई तरीके से पर्सनैलिटी को पढ़ा है, पर्सनैलिटी के बारे में बताया है। तो वो जो अप्रोचेस हैं अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने पढ़ाया जो भी किया, लेकिन अब उनकी वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है और ये पढ़ना कंपलसरी, आप इसे नहीं छोड़ सकते हो। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या है, टाइप अप्रोच, देन ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड कल्चरल अप्रोच। वन बाय वन देखते हैं सभी को। टाइप अप्रोच में क्या है, एंशिएंट टाइपोलॉजीज होती हैं एक तो, और दूसरी होती है शेल्डन की बॉडी टाइप्स। अब एंशिएंट टाइपोलॉजीज में क्या बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, इसमें आयुर्वेदिक क्लासिफाई किया है। आयुर्वेदा में वात पित्त और कफ होते हैं, यानी कि त्रिगुण और त्रिदोष बताए हुए हैं इंसानों में होते हैं। और शेल्डन की जो बॉडी टाइप्स हैं, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, शेल्डन की बॉडी टाइप में क्या क्या बताया उन्होंने, एंडोमॉर्फ यानी कि राउंड और सोशेबल, राउंड यानी कि जो चबी लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोमॉर्फ। इसको आप याद रखने के लिए तरीका एक यूज़ कर सकते हो जो मैं बहुत कॉमनली अपनी स्टूडेंट्स को बताती हूँ क्लास में। एंडोमॉर्फ इज व्हाट, एंडो कैसा लग रहा है, अंडे जैसा लग रहा है, तो अंडा कैसा होता है, गोल मटोल सा होता है। तो गोल मटोल जो चबी लोग होते हैं, गोल मटोल मोटू से होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंडोमॉर्फ, अकॉर्डिंग टू शेल्डन। मैं नहीं बोल रही हूँ, शेल्डन ने बोला है। तो एंडोमॉर्फ होते हैं राउंड जो होते हैं चबी लोग, और उनका मानना है कि वो सोशेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। फिर होते हैं मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ में एम फॉर मीजो और एम फॉर मसल्स, तो मस्कुलर लोग जो होते हैं वो होते हैं मीजोमॉर्फ, और ये एनर्जेटिक होते हैं। देन होते हैं एक्टोमॉर्फ, तीसरा जो बचा एकदम पतले सुकड़े से, एकदम सूखे से, वो होते हैं
इंट्रोवर्टेड और थिन होते हैं ये, और इंट्रोवर्टेड होते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से। फिर आता है ट्रेट अप्रोच। अब टाइप अप्रोच में इतना ही है आपकी बुक में। नेक्स्ट आता है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में क्या क्या है? ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी है, कटेल की 16 PF थ्योरी है, आइसेंक डायमेंशंस एंड 5 फैक्टर मॉडल है। देखते हैं क्या क्या है ये। ऑलपोर्ट के ट्रेट्स क्या क्या बताते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स हैं, सेंट्रल ट्रेट्स हैं और सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं कि एक ट्रेट जिसके थ्रू पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि नॉन वायलेंस अगर बोला जाए तो महात्मा गांधी आपको याद आ जाते हैं। तो वो एक हार्टिएस्ट ऐसा ट्रेट है उनका, एक सिंगल ट्रेट है, जैसे कि आप उनकी पूरी पर्सनैलिटी आप समझ सकते हो कि किसकी बात हो रही है। देन कम्स सेंट्रल ट्रेट्स। कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो 2-3 होते हैं गिनती में, और वो पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं किसी भी इंसान की, किसी इंडिविजुअल की, कि 2-3 ट्रेट्स बताए कि ये इंसान थोड़ा शांत स्वभाव का है, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का है और प्योर हार्टेड है, और आप पूरे उसके बारे में अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा तो आप समझ जाओगे अच्छा उसकी बात हो रही है। फिर सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेट्स के अलावा जो ट्रेट्स होते हैं जो कि बहुत कम, उतनी हाई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, थोड़ी कम इंपॉर्टेंस वाले, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। फिर आते हैं कटेल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। इसमें क्या क्या बताया इन्होंने? सरफेस ट्रेट्स बताए हैं और सोर्स ट्रेट्स बताए हैं, कि कुछ होते हैं सरफेस ट्रेट्स और कुछ होते हैं आपके सोर्स ट्रेट्स। टाइप थ्योरी में एक चीज़ रह गई, वो भी एग्जाम में आई है तो हमें पता होनी चाहिए। टाइप अप्रोच में आपके टाइप्स बताए हुए हैं, टाइप A, B, C, D। तो टाइप A और B जो हैं वो बताए हैं फ्राइडमैन और रोजनमैन ने, जिसमें कि टाइप A है जो वो हमेशा हरी में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, पेशेंस उनमें कम होता है, हाई मोटिवेशन पर काम करते हैं, उनको हमेशा शॉर्ट ऑफ टाइम फील होता है और पेशेंस कम होता है उनमें, और उनको लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारा काम है और उन्हें जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है। वो टाइप A पर्सनैलिटी वाले होते हैं। और जो टाइप A वाले होते हैं उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, और उसके साथ ही साथ उनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का भी खतरा होता है, रिस्क होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर का भी रिस्क होता है। फिर इनके ऑपोजिट होते हैं टाइप B। अभी हम टाइप अप्रोच की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो टाइप B में क्या होता है कि ये बिल्कुल A वालों से ऑपोजिट होते हैं। ये आराम से, हाँ, रिलैक्स हैं, काफ़ी टाइम है, ठीक है कर लेंगे काम को, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अपना काम करना है, इस तरह के होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप C। टाइप C दी थी मॉरिस ने, ये अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है, मॉरिस, उन्होंने दी है टाइप C। अब इन्होंने क्या बोला है कि टाइप C वाले जो लोग होते हैं वो कैंसर के टुवर्ड्स प्रोन होते हैं, इनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। ये इस तरह के होते हैं कि अग्रेबल होते हैं, कोई बोलता है कि ठीक है ऐसा है तो मान लेते हैं ठीक है ऐसा होता होगा, और अपनी बात को ज़्यादा नहीं रखते हैं, स्ट्रेस को अपने अंदर दबा लेते हैं, ज़्यादा बताते नहीं हैं चीज़ों को, असर्टिव नहीं होते हैं ये, तो इनको कैंसर का खतरा होता है ज़्यादा। फिर आता है टाइप D। इसमें क्या है, इनको डिप्रेशन के लिए प्रोन होते हैं, ये डिप्रेशन का खतरा इनको ज़्यादा होता है। सो दिस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एडेड इट। अब हम आते हैं ट्रेट अप्रोच पर, जिसमें है थ्योरीज हमने देखी क्या क्या है। पहली आती है ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी। इसमें क्या बोलते हैं, कार्डिनल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स और सेंट्रल ट्रेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं कटेल के 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स पे। इन्होंने क्या बोला है कि जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और कंसीडर किए जाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन्हीं से पर्सनैलिटी बनती है किसी इंसान की। और जो सोर्स ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स होते हैं वो रिजल्ट होते हैं हमारे इंटरेक्शंस ऑफ सोर्स ट्रेट्स। सोर्स ट्रेट्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सरफेस ट्रेट्स बनते हैं, यानी कि ऊपर दिखते हैं कि क्या है हमारी पर्सनैलिटी में, उनको हम सरफेस ट्रेट्स बोलते हैं। और जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनसे ही मिलकर हमारी पर्सनैलिटी पूरी बनी हुई होती है। आइसेंक का मॉडल क्या कहता है, इसमें इन्होंने बताया इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी। इन्होंने कहा कि इस तरह के लोग होते हैं, या तो वो इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट होंगे। ये एक पेयर बताया है कि जो इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते, जो एक्सट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते। दोनों, ये दो ऐसे इन्होंने स्पेक्ट्रम की तरह से बना दिया, स्केल्स बनाए हैं कि एक ना एक एक्सट्रीम पर लाई करेंगे, या तो वो इंट्रोवर्ट होंगे या वो एक्सट्रोवर्ट होंगे। न्यूरोटिसिज्म यानी कि एंग्जाइटी में हाई होंगे, या फिर स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी होगी उनमें। फिर नेक्स्ट आता है 5 फैक्टर मॉडल, ओशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार।
तो क्या बोला गया है इसमें कि ओ फॉर ओपननेस, कि कोई इंसान है जिसमें ओपननेस है, कि वो नए एक्सपीरियंसेस और नई चीज़ों के बारे में ओपन है, कि ठीक है आई एम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ ओपननेस। तो वो क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हो सकते हैं। ये जो ट्रेट जिसमें ओपननेस का ट्रेट होता है वो लोग क्यूरियस और क्रिएटिव हो सकते हैं, होते हैं। देन है कंसाइंशियसनेस, इट्स नॉट कॉन्शियसनेस, रिमेंबर दैट इट इज़ कंसाइंशियसनेस, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सट्रोवर्जन यानी कि आउटगोइंग होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, पार्टी की जान होते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। अग्रीएबलनेस विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड क्वालिटी इन एनी पर्सन। अग्रीएबलनेस मतलब कि सबमिसिव होना, अग्री कर लेना, ठीक है कोई कुछ बोल रहा है तो मान लिया। कोऑपरेटिव होते हैं, एक कुछ सेंस में कुछ एक लिमिट तक अच्छी है ये क्वालिटी, बट अगर सिर्फ ये क्वालिटी है और बाकी चीज़ें नहीं है तो ये क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है, कि हर बात में अगर कोई इंसान अग्रीएबल है तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड क्वालिटी। फिर है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म को आप सिंपल वर्ड्स में अगर देखो तो एंग्जाइटी से रिलेट कर सकते हो। न्यूरोटिक होने का मतलब होता है एंग्शियस होना, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। तो ये 5 फैक्टर मॉडल बताया है इन्होंने कि इनमें से जो ट्रेट्स है किसी इंसान में कोई ज़्यादा हो सकते हैं और वो इंसान उस तरह का ज़्यादा हो सकता है। उस में से कोई भी एक ट्रेट या 2 ट्रेट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं किसी इंसान की पर्सनैलिटी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट आता है फिर साइकोडायनेमिक अप्रोच। अगेन 2 एस्टेरिस्क मार्क लगे हुए हैं, तो समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बार आती है और ये आएगी। तो इसमें क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है ये अप्रोच। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताया है इसमें इन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बताया है और डिफेंस मैकेनिज्म्स बताए हैं। तीनों चीज़ें हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों ही हैं वैसे, बट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट स्टिल। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है बट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या क्या है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इन्होंने आइसबर्ग मॉडल के थ्रू समझाया है कि जो बाहर आइसबर्ग जो है यानी कि बर्फ़ का जो टुकड़ा है जो पानी में समुद्र में पड़ा हुआ है, उसमें जो ऊपर का जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉन्शियस, कि हमें दिख रहा है, वो हमें पता होता है। हमारी पर्सनैलिटी का ऐसा पार्ट होता है कॉन्शियस जो हमें पता होता है कि क्या है, हम किस तरह के हैं, हम डिसीजंस क्यों लेते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं। जो कॉन्शियस पार्ट है वो बर्फ़ का वो ऊपर का हिस्सा है जो हमें दिखता है, नज़र आता है हमारी पर्सनैलिटी में। प्री कॉन्शियस वो होता है जो कि पानी की लहरों की वजह से कभी तो ढक जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, यानी कि कभी कभी कॉन्शियस हो जाता है, कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाता है, दैट इज प्री कॉन्शियस। फिर आता है अनकॉन्शियस जो कि बिल्कुल गहराई में है, पानी के समंदर के अंदर, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी में बिल्कुल गहराई में है, कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते कि वहाँ पर क्या है, वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, क्या है उसके अंदर, हम नहीं जान सकते कि वो कितना नीचे तक गया हुआ है, वो पत्थर कितना गहराई तक गया हुआ है, वो हम नहीं जान सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस में हम नहीं देख सकते, अनकॉन्शियस है वो, हम नहीं जान सकते उसके बारे में। इस तरह से फ्रॉइड ने समझाया आपकी पर्सनैलिटी। तो ये लेवल्स होते हैं आपके कॉन्शियसनेस के। नेक्स्ट आता है फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, कि किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरह से बनती है। तो उन्होंने बोला कि 3 चीज़ें होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि बस मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए, मतलब कि मुझे अगर किसी चीज़ की डिज़ायर्स जो होती हैं, डिज़ायर्स जो है वो इड में आती हैं, इड के थ्रू गवर्न होती हैं कि मुझे चाहिए। सपोज आपको क्लासरूम में प्यास लगी है और आपके पास पानी की बॉटल नहीं है, पानी खत्म हो चुका है आपकी बॉटल में और आपको पानी पीना है और आपसे नहीं रुका जा रहा है, तो आप क्या करते हो, आगे जाते हो, टीचर की बॉटल रखी हुई है उसे उठा के पानी पी लेते हो। ये तब कर सकते हो आप अगर सिर्फ आपका इड काम कर रहा है और आपका ईगो और सुपर ईगो बिल्कुल मर चुके हैं, जो कि होता नहीं है जनरली। तो दूसरा क्या आता है, सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सुपर ईगो कंट्रोल करता है कि टीचर तो भगवान समान होते हैं या पेरेंट्स के समान होते हैं, तो उनसे हम बिना पूछे हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है, या इस तरह की जो चीज़ें सोचते हो, दैट इज़ योर मोरल प्रिंसिपल वर्किंग। तो अब ऐसे में अगर आप सोचोगे तो प्यास लगी है, लेकिन तो प्यास ही मर जाओगे फिर तो बैठे बैठे। गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा, जून जुलाई का मौसम हो रहा है और खेल कर आए हो ग्राउंड से और अब बाहर भी नहीं जाने दे रहे टीचर और आपको प्यास लगी है, तो प्लेजर प्रिंसिपल बोलता है कि जाके उठा के इन्हीं की बॉटल से पानी पी लो। सुपर ईगो बोलता है कि नहीं वो टीचर है, उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो ईगो बोलता है कि देखो प्यास तो बुझानी है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि रियलिटी में क्या करना है, हवाओं में नहीं उड़ सकते हैं, हमें रियलिटी पे आना पड़ेगा ग्राउंड पर। तो ईगो बोलता है, बीच का रास्ता निकालता है कि प्यास लगी है, पानी तो पीना है, इड को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, लेकिन सुपर ईगो जो बोल रहा है वो भी मानना ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, टीचर से परमिशन ले लेते हैं और पानी पी लेते हैं, या तो वो अपनी बॉटल दे देंगे, नहीं तो बाहर भेज देंगे पानी पीने के लिए। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी वर्क्स।
नेक्स्ट इज डिफेंस मैकेनिज्म्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है कि आप एंग्जाइटी प्रोवोकिंग जो बिहेवियर्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको डिसमिस कर देते हो कंप्लीटली। अनकॉन्शियस जो आपका है वो उनको डिसमिस कर देता है। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म्स क्यों होते हैं? कि आपका ईगो जो होता है वो बनाता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है इनको। आपका जो ईगो होता है, ताकि सुपर ईगो और इड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आपको डिसकम्फर्ट ना फील हो, फेस करना ना पड़े, इसलिए आपका जो ईगो है वो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करके आपको एट ईज फील करवाने के लिए पूरी कोशिश करता रहता है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है, अनकंफर्टेबल, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, सिचुएशन आ रही होती है, तो जो आपका ईगो है, जो आपका अनकॉन्शियस है, वो नाउ डोंट थिंक कि ईगो अनकॉन्शियस है, ईगो तीनों लेवल्स पर काम करता है। तो जो आपका अनकॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो उन चीज़ को, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग चीज़ को पूरी तरह दबा देती है और आप बिल्कुल रिप्रेस कर देते हो उसको, फिर आपको याद भी नहीं रहता है कि ऐसा कुछ हुआ था। नेक्स्ट है फिर प्रोजेक्शन। अच्छा, रिप्रेशन का एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो मैं हर बार देती हूँ। रिप्रेशन में क्या होता है, जैसे कोई दो सिबलिंग्स हैं, सपोज दो सिस्टर्स हैं और उन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार करती हैं एक दूसरे से, बिल्कुल एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती हैं और सोच भी नहीं सकती हैं कि एक दूसरे को हर्ट करने के बारे में। और वो बड़ी हो चुकी हैं, एडोलेसेंस से भी आगे आ चुकी हैं, एडल्टहुड में आ चुकी हैं। तो जो बड़ी सिस्टर होती है वो एक बोलती है कि एक बार मैंने तुझे चांटा मारा था बचपन में। तो छोटी सिस्टर बोलती है कि नहीं, मुझे आपने कभी नहीं मारा, आज तक आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो बड़ी सिस्टर बताती है कि नहीं, ऐसा ऐसी सिचुएशन थी और मैंने तुझे चांटा मारा था। बट द यंगर सिस्टर डजंट रिमेंबर इट एट ऑल, उसको वो रिकॉल बिल्कुल कर ही नहीं पा रही है, बिल्कुल उसे याद ही नहीं ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके लिए एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थी वो सिचुएशन, इतनी ज़्यादा उसके लिए हर्टफुल थी वो सिचुएशन कि उसके अनकॉन्शियस ने उसको पूरी तरह से दबा दिया और भूल गई वो कि ऐसा कुछ हुआ भी था। क्योंकि वो अगर याद रखती तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच में इतना प्यार है तो मेरी दीदी मुझे कैसे मार सकती है, या मेरी सिस्टर छोटी बड़ी जो भी है वो कैसे मार सकती है। तो उसके अनकॉन्शियस ने उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए उस मेमोरी को बिल्कुल इरेज कर दिया उसके कॉन्शियस से। सो दैट इज रिप्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। कभी आपकी जो खुद की फीलिंग्स होती हैं उनको दूसरे पर डाल देना कि ये ऐसा फील कर रहा है। जैसे आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है और सोचना कि वो इंसान तो मुझसे चिढ़ता है इसीलिए मुझसे इस तरह से बात करता है, जबकि आपको वो इंसान पसंद नहीं है, लेकिन आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि मैं भी किसी को डिसलाइक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप सोचते हो कि वो इंसान मुझे पसंद नहीं करता इसलिए वो ऐसे बिहेव करता है मेरे साथ में। यस, इसका ऑपोजिट भी होता है, क्रश वगैरह जो आप लोगों की एज में काफ़ी कॉमन है कि होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई जो बच्चा है जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं किसी को पसंद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिनको लगता है कि अच्छे बच्चे किसी को पसंद नहीं कर सकते, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, उन पर एडोलेसेंस के नियम लागू नहीं होते, तो वो क्या सोचते हैं, कभी कभी जब उनको कोई इंसान पसंद आता है तो वो सोचते हैं कि ये इंसान मुझे पसंद करता है। वो अपने बारे में नहीं सोच सकते कि मैं पसंद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इस तरह की हूँ ही नहीं, मैं तो उस तरह का हूँ ही नहीं। तो ये जो इंसान है ना सामने, यही मुझे पसंद करता है, यही मेरे पे लाइन मारता रहता है या फिर मुझे देखता रहता है, देखती रहती है। सो दैट इज प्रोजेक्शन, अपनी फीलिंग्स को दूसरे पे डाल देना। फिर आता है रैशनलाइजेशन, कि इलॉजिकल तरीके से अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करना और अपना तर्क रखना बिल्कुल इलॉजिकली, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस तरह से अपनी बात को रखना। जैसे कि आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं की, आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए और एग्ज़ाम में जब मार्क्स नहीं आए तो आप बोलते हो कि मेरी टेबल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, या फिर मेरा पेपर ही बहुत बेकार बनाया था टीचर ने इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। तो इस तरह के जो रीजंस देना होता है ताकि खुद को बुरा ना लगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो रैशनलाइजेशन आपका दिमाग करता है, ईगो जो होता है आपका। देन कम्स डिनायल। डिनायल क्या होता है कि कंप्लीटली मना कर देना कि कोई सिचुएशन हुई ही नहीं या फिर कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर आप मानोगे तो बुरा लगेगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकती है। जैसे कि कोई इंसान है जिसको पता चलता है कि उसको HIV एड्स है, अचानक से उसने कोई चेकअप, कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसने टेस्ट कराया डॉक्टर्स ने और पता चला कि HIV एड्स है, तो वो कंप्लीटली बिल्कुल मना कर देगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे कोई HIV एड्स है ही नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर तो ऐसे ही बोल दिया होगा, उन्होंने रिपोर्ट बदल गई होगी, कुछ नहीं है। उसका दिमाग बिल्कुल मना कर देता है, डिनाई कर देता है कि नहीं हो ही नहीं सकता, बिकॉज उतनी एंग्जाइटी वो इंसान नहीं झेल सकता।
तो उसका दिमाग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ऐसा करता है। डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑलवेज रिमेंबर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, जब तक ये लिमिट में यूज़ किए जाएँ। लेकिन कभी-कभी जब ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूज़ कर लेता है कोई इंसान, करता है और उन्हीं पे डिपेंड हो जाता है अपनी लाइफ़ को जीने के लिए, तो फिर वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लाते हैं। देन कम्स रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि अपनी लाइफ के किसी प्रीवियस स्टेज पर वापस लौट के पहुंच जाते हो, जैसे कि टेंट्रम्स थ्रो करना बच्चों का के लिए एज अप्रोप्रिएट चीज़ है। जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनके लिए बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ है कि दुकान पर गए और कोई चीज़ पसंद आई और पेरेंट्स ने नहीं ली तो नीचे लौट गए और चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट है। लेकिन बड़े होने के बाद में कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई चीज़ हमें नहीं मिली जो हमें चाहिए था लाइफ में, कुछ करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल हम जैसे झेल नहीं पा रहे हैं, और हम ज़मीन पे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ में। और कभी-कभी आवाज़ तेज़ करके भी कुछ लोग रो सकते हैं, या फिर ऐसे ही दीवारों में मुक्के-वुक्के मार सकते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं थंब सकिंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो लाइफ की प्रीवियस स्टेज पर किसी पे जाकर वापस चले जाते हैं, रिग्रेस बैक हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। नेक्स्ट कम्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कार्ल रॉजर्स की सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, और मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ओके, तो क्या है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच? कार्ल रॉजर्स ने क्या बताया है, आपकी सेल्फ, आपकी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ किस तरह से काम करती हैं, और अगर ये दोनों एक साथ में होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, अपनी लाइफ में अचीव ज़्यादा कर सकते हो। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की इन्होंने बात की है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अगर किसी इंसान को मिलता है तो उसका सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो इंसान सेल्फ एस्टीम में लो होता है, और उसकी जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद में, डिफेंस मैकेनिज्म्स के बाद में, एक टॉपिक और है विच इज़ पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस या न्यू एनालिटिक और पोस्ट फ्रॉइडियन व्यू। तो इसमें कार्ल यूंग की थ्योरी दी हुई है, कैरन हॉर्नाय है, एल्फ्रेड एडलर है, एरिक फ्रोम है, एरिक एरिक्सन है, और फिर क्रिटिसिज्म है साइकोडायनामिक थ्योरीज को लेकर। तो कार्ल यूंग ने क्या बताया है इसमें, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच जो है आपका, उसमें कार्ल यूंग ने बोला है एम्स एंड एस्पिरेशंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्होंने ह्यूमन बींग्स को देखा कि वो गाइड होते हैं बाय एम्स एंड एस्पिरेशंस, उनके जो एम्स और एस्पिरेशंस है उनके थ्रू गाइड होते हैं। एनालिटिकल साइकोलॉजी की इन्होंने बात की है, पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेज एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द इंडिविजुअल दैट मस्ट बी बैलेंस्ड रादर देन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड ऑफ सोसाइटी और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड रियलिटी। तो अनलाइक द फ्रॉइडियन व्यू, इन्होंने क्या बोला है, individually acquired but are inherited, found in myths, dreams and arts of all mankind. Now this is important क्योंकि क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ चुका है पहले, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में, आर्कीटाइप्स के बारे में, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पुरानी कहानियों से, ड्रीम्स से, आर्ट फॉर्म्स जो पुराने हैं उनसे सीखते हो, देखते हो, मिथ्स जो होते हैं पुराने जो आपको बताए जाते हैं उनके थ्रू देखते हो, समझते हो, सुनते हो, और वो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं भी की होती हैं जो चीज़ें, वो भी आपके दिमाग में होती हैं। तो दे आर योर आर्कीटाइप्स। और ये एनालिटिकल साइकोलॉजी इनको नाम दिया गया। कार्ल यूंग की जो साइकोलॉजी है उसको एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है, इनकी जो थ्योरी है उसे एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर आता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, फिर आता है सेल्फ स्ट्राइविंग फॉर यूनिटी एंड वननेस, फॉर अचीविंग which a person must become increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious and must learn to live in harmony with it. This is according to Carl Jung. फिर कैरन हॉर्नाय की जो थ्योरी है उसे ऑप्टिमिज्म से बताया गया है आपको कि ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी, ऑप्टिमिज्म की जो थ्योरी है वो है। एल्फ्रेड एडलर ने जो बताया है लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट के बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी, अटेनमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स, इनकी जो साइकोलॉजी है एल्फ्रेड एडलर की उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कार्ल रॉजर्स का काफ़ी योगदान है, काफ़ी उनका काम है। ये एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि अग्री करते थे कि विद द मेन अजम्पशन ऑफ अब्राहम मैस्लो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के लिए दोनों ने ही बराबर काम किया, काफ़ी काम किया, दोनों के काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल रॉजर्स भी और अब्राहम मैस्लो भी। तो इन्होंने क्या ऐड किया है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानता है कि कोई भी इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता है,
हर इंसान, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कार्ल रॉजर्स ने इस आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की बात की है कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ होती है, अगर ये दोनों जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे एक दूसरे के उतना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा इंसान का, और जितने ज़्यादा आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में डिफरेंस और गैप ज़्यादा होगा उतना ही सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा इंसान का। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ऐसी चीज़ है जो कि बचपन से पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को मिलती है, अगर मिलती है तो उनका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, उनकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में गैप कम होता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। और अगर नहीं मिलती है, पेरेंट्स अगर कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं या कंडीशनल लव देते हैं, तो बच्चा बड़ी होने के बाद में या बचपन से ही उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है और उसकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस ज़्यादा होता है, गैप ज़्यादा होता है। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देकर उस इंसान को दोबारा से सेल्फ एस्टीम पर, अच्छी सेल्फ एस्टीम पर पहुंचाने की कोशिश करता है और रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में जो गैप है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं इन्होंने फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल की, जो आपके एनसीईआरटी में है, आप उन्हें पढ़ सकते हो। ओपन टू एक्सपीरियंस, एग्जिस्टेंशियल लिविंग, ट्रस्ट फीलिंग्स, क्रिएटिविटी एंड फुलफिल्ड लाइफ। इनके अजम्पशंस क्या हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में? ह्यूमन बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड एंड वर्थवाइल। पीपल हु आर innately good will almost always choose adaptive self-actualizing behavior according to humanistic perspective. ठीक है, this is it. Next comes behavioral approach. इनका क्या मानना है? लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, कि हमारी जो पर्सनैलिटी है हम सीखते हैं थ्रू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की वजह से बिहेवियर सीखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी बनती है, फॉर्म होती है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट शेप्स बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट जिस तरह का मिलता है, जिस चीज़ पे मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर है वो शेप हो जाता है। रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के वजह से आपका बिहेवियर शेप हो जाता है और आप उस तरह की पर्सनैलिटी शो करते हो। फिर आता है कल्चरल अप्रोच। इसका मानना है कि रोल ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ काफ़ी होता है हमारी पर्सनैलिटी के फॉर्मिंग में। सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनैलिटी को। फिर आता है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं पहले। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में जैसे क्वेश्चनर्स वगैरह जो कि इंसान खुद भरता है, उसको दे दिया जाता है कि आप इसे फिल करो और सबमिट करो, दैट दे आर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, की खुद से सेल्फ से वो फिल किए जाते हैं, रिपोर्ट अपनी खुद की देता है इंसान, खुद से फिल करता है उनके आंसर्स। फिर आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वो होती हैं जो कि डायरेक्टली नहीं पूछती हैं कोई भी क्वेश्चन, और ये आपके अनकॉन्शियस नीड्स और डिज़ायर्स को, हिडन नीड्स और डिज़ायर जो हैं उनको सर्च करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, उनको इन्फर करने के लिए यूज़ की जाती है। आप डायरेक्टली पूछोगे तो हो सकता है इंसान सही आंसर नहीं बताएगा, तो उसके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है उसको ढूंढने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम। जैसे प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टर होता है कि एक्चुअल जो स्क्रीन है वो नहीं दिखती है हमें, उसका प्रोजेक्शन दिख रहा होता है कहीं पे, बड़ा प्रोजेक्शन। सिमिलरली इंसान के अनकॉन्शियस में जो चल रहा है उसका प्रोजेक्शन हम देखते हैं इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ करके। तो यहाँ पर क्या क्या है? और तीसरा है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस भी हम करते हैं उनके बिहेवियर को देख करके किस तरह से क्या बिहेवियर है और किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी या चीज़ें हो सकती हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं, और पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज भी इन्हीं में आती हैं। पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज जैसे MMPI। फिर आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला है रोर्शा इनब्लॉट टेस्ट। रोर्शा इनब्लॉट टेस्ट में क्या बोलते हैं ये? इसमें 10 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें से 5 ब्लैक एंड वाइट होते हैं, 2 होते हैं जिनमें रेडिंग होती है थोड़ी, और जो बाकी 3 होते हैं उनमें पेस्टल कलर्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के 10 कार्ड्स यूज़ करते हैं, और उनमें इंक प्लॉट्स होते हैं, जिन इंक प्लॉट्स को देखकर इंसान जो भी बोलता है कि ये है, इसमें परसीव जिस तरह करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये ऐसा इसलिए देख रहा है क्योंकि ये बात है, ये बात है। नेक्स्ट आता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछा जाता है। ये रोर्शा और TAT दोनों ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो TAT में क्या होता है? 30 ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं, एम्बिगुअस पिक्चर्स होती है जिन पर बहुत क्लियर, एम्बिगुअस मतलब बहुत क्लियर नहीं दिख रही होती है कि इसमें क्या बता रहे हैं। इंसान जिस तरह से उसको परसीव करता है उस तरह से उसके बारे में कुछ स्टोरी लिखनी होती है, उसको स्टोरी का बिगिनिंग लिखनी होती है, उसका मिडिल लिखना होता है, उसकी एंडिंग लिखनी होती है, क्या हो रहा है कहानी में, उस तरह से लिखना होता है। शॉर्ट पैराग्राफ में स्टोरी लिखनी होती है। और 30 ब्लैक एंड वाइट एम्बिगुअस पिक्चर कार्ड्स के अलावा एक ब्लैंक कार्ड भी होता है जो दिखाया जाता है, और उसके बारे में भी कहानी लिखनी होती है इंसान को। तो
उसके अकॉर्डिंग उन स्टोरीज़ को पढ़कर उसके बारे में, इंसान की नीड्स के बारे में फिर पता किया जाता है, इसकी पर्सनैलिटी और उसकी नीड्स क्या है, अनकॉन्शियस नीड्स क्या है इस इंसान की। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसमें कि अधूरे सेंटेंसेस होते हैं जिनको कंप्लीट करना होता है इंसान को, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोजेक्ट किया जाता है कि इंसान इसको, जैसे माय फादर लिखा हुआ है, तो जो भी उसके अंदर होगा अपने फादर को लेकर वो उस तरीके से कंप्लीट करेगा उस चीज़ को, या फिर एक ओवरऑल फादरली व्यू, जो उसका जो भी नज़रिया होगा कि फादर्स किस तरह के होते हैं, या फिर ओवरऑल, तो उस तरह से वो कंप्लीट करेगा। या फिर माई ग्रेटेस्ट फियर इज़, अभी अधूरा सेंटेंस है, माई ग्रेटेस्ट फियर इज़, तो जो भी उसका फियर होगा उस तरीके का ही, उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ वो लिखेगा। तो इन चीज़ों के थ्रू हम पता कर सकेंगे कि वो क्या उसकी पर्सनैलिटी में है चीज़ें। फिर आता है ड्रॉ पर्सन टेस्ट, जिसमें कि उसको एक पर्सन बनाना होता है, और वो जिस तरह से जो फीचर्स उस पर्सन के हाईलाइट करता है, किस तरह का पर्सन बनाता है, उसकी नोज़ बनाता है कि नहीं, उसका फोरहेड बनाता है कि नहीं, आईब्रोज बनाता है कि नहीं, शूज़ बनाता है, उसमें लेस भी बनाता है, या फिर किस तरह से बना रहा है उस पर्सन को, उसके अकॉर्डिंग हम फिर देखते हैं कि इस इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की है। फिर आती है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस में है ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग्स, नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं हम, और सिचुएशनल टेस्ट्स दिए जाते हैं, सिचुएशन के बेसिस पर टेस्ट दिए जाते हैं, और उसके बेसिस पर एनालाइज करते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है इंसान की। सो दिस इज़ इट। कंग्रेचुलेशंस कि हमने इतना बड़ा चैप्टर 40 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर लिया। मैनी कंग्रेचुलेशंस। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको लगता है कि टॉपिक मिस हो गया है, रह गया है, इंपॉर्टेंट है, या समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक जो मैंने कवर किया है उसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मेरा पर्पस बस यही है कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स अच्छे हों, आपको नॉलेज अच्छी हो, और आगे भी आप साइकोलॉजी में अच्छा कर सको और लाइफ में अच्छा कर सको ओवरऑल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम इज़ द एंड ऑफ लाइफ और यही बस यही है, ये इसी में अच्छा करना है, बट इसमें भी अच्छा करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बेटर कर पाऊँ, थोड़ा मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, वही मेरा पर्पस है। सो फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प। ओके, अपना ख्याल रखो, तबीयत का भी ख्याल रखो, नींद पूरी लो, एंड प्रॉपर रेस्ट लो, और ओवरवेल्म मत हो जाओ, बर्नआउट मत हो जाओ, इतना मत पढ़ना कि बर्नआउट हो जाओ, रेस्ट बीच बीच में लेते रहना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।